बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्पिरेशन के बारे में। रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। इसमें एनर्जी पैदा की जाती है और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एनर्जी जो है उसको स्टोर कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जो है वो डिटेल के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस पे आएंगे ताकि हम रेस्पिरेशन को समझ सकें। तो फोटोसिंथेसिस में ये होता है कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट आती है प्लांट्स के ऊपर, तो प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए जब वो यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ वाटर और सनलाइट को जब रिएक्ट करवाते हैं तो उनसे ग्लूकोज बनता है और साथ ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। अब ये जो सनलाइट वाली एनर्जी आई थी, ये एनर्जी यहाँ ग्लूकोज के अंदर जो है वो स्टोर हो चुकी है। अब इसके अंदर वो एनर्जी है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज़म जो है वो इस प्लांट को एज अ फूड के तौर पे यूज़ करेगा, तो फ़र्ज़ कर लें कि ये कोई भी जानदार जो भी बन गया। अब जब ये कोई भी जानदार जो है वो इस प्लांट को खाएगा एज अ फूड के तौर पे, तो ये ग्लूकोज इसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। अब इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा कि फ़र्ज़ किया कि जो रिएक्शन हम यहाँ पे लिखने लगे हैं वो इसकी बॉडी के अंदर चलने वाला रिएक्शन है। अब इसकी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज मौजूद है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर है। अब इसने अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी बॉडी के दूसरे फंक्शनिंग के लिए अब इसको एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कैसे निकालेगा? अब ये इनकी बॉन्डिंग को तोड़ के निकालेगा। आप यूँ इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि प्लांट्स एनर्जी को एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं और बाद में जब वही बॉक्स एनिमल की बॉडी में जाता है तो एनिमल ने उस बॉक्स को खोल के उसके अंदर से एनर्जी निकालनी होती है, लेकिन वो बॉक्स इतनी आसानी से नहीं खुलता, उसको खोलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये एनिमल क्या करेगा कि ये हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन को सांस के ज़रिए अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगा और ये ऑक्सीजन जाते ही इसके साथ रिएक्शन कर लेगी। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा बन जाएंगे, तो इनसे रिलीज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके साथ रिलीज़ होगी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको ये सेल एटीपी में महफूज कर देगा, एटीपी के मॉलिक्यूल में स्टोर करके रख लेगा। अब इसमें जो हमें चाहिए था वो थी जस्ट एनर्जी। पीछे जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ये एनिमल अपनी सांस के ज़रिए उनको बाहर निकाल देगा। तो इससे हमें एक तो ये चीज़ पता चली कि जो हम सांस के ज़रिए गैसेस अंदर लेके जाते हैं या गैसेस को बाहर छोड़ते हैं, ये एक्चुअली हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करने के लिए जो प्रोसेस होता है, ये उसके रिज़ल्ट में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। अब इसका तो हमें पता है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, लेकिन ये जो प्रोसेस है दिस इज़ रेस्पिरेशन, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो कि सेलुलर लेवल पर यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो रेस्पिरेशन को हम सिंपली यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड में कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ के उन बॉन्ड्स के अंदर मौजूद एनर्जी को एटीपी में स्टोर किया जाता है। तो ये जो एक कंप्लीट प्रोसेस होता है इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन दो किस्म के होते हैं, एक वो जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, और एक वो जिसमें बग़ैर ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया जाता है। तो इस बेस पर रेस्पिरेशन जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को हम कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो टर्म AN है ये अक्सर जो है वो हम बात करते हैं कि कुछ ग्रीक टर्म्स हैं जैसा कि A और N, ये जब भी किसी चीज़ के स्टार्ट पे लग जाएं तो ये उसके ऑपोजिट मायने जो है वो देती है। जैसा कि एरोबिक, AERO, एरो जो है ग्रीक में ये हवा को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की मदद से जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक होती है। और अगर इसके स्टार्ट पे आपने AN लगा दिया तो वो उसका ऑपोजिट हो गया, मतलब कि इसमें यूज़ ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें यूज़ ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें यूज़ ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा।
ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसको आप कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि इसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ना, और इसमें भी हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ नहीं आएगा, ये आएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो अगर हम इनके फाइनल प्रोडक्ट्स को देखें कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है वो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन का होता है इसमें या तो हमें लैक्टिक एसिड मिलता है या फिर हमें अल्कोहल मिलती है। तो ये इनके फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आज के लिए जस्ट इतना ही काफ़ी है। हमने रेस्पिरेशन और उसके साथ जस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ा है, और इंशाल्लाह कल जो है वो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। एक चीज़ रह गई बस, वो मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी ऑक्सीजन की ब्रेकडाउन शुरू होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन शुरू होती है, तो ग्लूकोज जो है ये है एक 6 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं। तो जब इसकी ब्रेकडाउन शुरू होती है तो ये 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर दिया जाता है, और इनको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। ये दोनों मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं। फिर इन पायरुविक एसिड को आगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। बस ये चीज़ मिस हो गई थी, बाकी काफ़ी इजी है, इसको देख लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसके साथ उसकी टाइप्स और इंपॉर्टेंस दोनों पढ़ लेंगे। तब